नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा में अतीक अहमद को लाया गया उत्तर प्रदेश। उमेश पाल हत्याकांड में मंगलवार को प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट 16 साल बाद सुनाएगा फैसला। उम्र कैद तक हो सकती है सजा। सुप्रीम कोर्ट से हाथरस रेप केस पीड़ित परिवार को लगा झटका। परिवार के सदस्य को नौकरी देने का आदेश रद्द। यूपी सरकार ने दाखिल की थी याचिका। सजा के निलंबन के बाद संसद में बहाली की मांग करते हुए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका। हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से मना किया था। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट से केजरीवाल को मिली राहत बरकरार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। उमेश पाल अपहरण मामले में 16 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट अतीक अहमद पर अपना फैसला सुनाएगा। बता दें आपको, पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद का नाम पर उमेश पाल हत्याकांड का इल्जाम है और ऐसे में अतीक और उसके कई गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट में दोषी अपराधी को न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 10 साल सजा दिए जाने का प्रावधान है। साथ में किडनैपिंग से जुड़े प्रावधान भी उस पर लगाए गए हैं। अतीक अहमद पर आरोप है कि बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में गवाही बदलने के लिए साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण करवाया। आरोप है कि 3 दिनों में बंधक बनाकर माफिया अतीक और उसके गुर्गों ने उमेश पाल की पिटाई की थी। माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से सड़क के रास्ते उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। उमेश पाल के अपहरण के मामले में आरोपी अतीक अहमद को इसलिए लाया जा रहा है कि ताकि 28 मार्च को उसके सामने ही फैसला सुनाया जा सके। ये वही उमेश पाल हैं जिनको हाल ही में दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला गया और उनकी मौत हो गई। साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण किया गया था। इसका आरोप अतीक अहमद और उसके गैंग पर लगा था। अब 17 साल के बाद इस मामले का फैसला सुनने के लिए उमेश पाल जिंदा नहीं हैं और उनके हत्यारे फरार चल रहे हैं। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक और उसके साथियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 341, 504, 506, 342, 364, 34, 120 बी भारतीय दंड संहिता और 7वां आपराधिक दंड विधि संशोधन अधिनियम के तहत आरोप बना है। इनमें आईपीसी की धारा 364 ए सबसे बड़ी है। ये अपहरण के लिए दंड का प्रावधान करती है। जानकारों का कहना है कि अगर दोष साबित हुआ तो अतीक समेत अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 362 अपहरण को परिभाषित करती है। अपहरण का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति को बल प्रयोग या कपटपूर्ण तरीके से ले जाना। आईपीसी की धारा 362 में कहा गया है कि अपहरण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी धोखे या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी अन्य व्यक्ति को किसी स्थान से स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है या प्रेरित करता है। आईपीसी की धारा 364 ए अपहरण के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस मामले में अधिकतम सजा फांसी या आजीवन कारावास तक की हो सकती है। इस मामले में अधिकतम सजा फांसी या आजीवन कारावास और जुर्माना की व्यवस्था है। आईपीसी की धारा 365 के अनुसार जब किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से कैद करने के लिए उसका अपहरण करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी। इसमें आरोपी को 7 साल की कैद होने के साथ साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ता है। अगर ये हो जाता है कि अपराध षड्यंत्र के तहत कारित किया गया तो अन्य आरोपी भी उसी सजा के हकदार होंगे जो मुख्य आरोपी के लिए तय की गई है। फिरौती के लिए अपहरण के अपराध में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी संभावित है। ऐसे में अन्य आरोपी भी इसी सजा के हकदार हो सकते हैं।
गवाह को डराने या धमकाने के केस में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा हो सकती है। धारा 195A गवाहों को सुरक्षा प्रदान करता है। गवाह को मारने पर आईपीसी की धारा 302 भी लगेगी। जिसने भी हत्या की है उसे या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड के साथ साथ जुर्माने की सजा दी जाएगी। साल 2005 में 25 जनवरी को हुए राजू पाल की हत्या के समय राजू पाल बसपा के विधायक थे और उनको दिन दहाड़े प्रयागराज की सड़कों पर गोली मार दी गई। उमेश पाल इस केस में गवाह थे। आरोप है कि उमेश पाल की गवाही को रोकने के लिए 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया। इसके 1 साल बाद उमेश पाल ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में साल 2007 में केस दर्ज करवाया। 2007 में यूपी में मायावती की सरकार बन गई। मायावती की सरकार बनने के बाद इस 1 साल पुराने केस में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें कुल 11 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम भी शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। उमेश पाल मामले के बाद गवाहों की सुरक्षा पर सवाल उठे थे। इंडिया लीगल के लीगल एसोसिएट गवाहों की सुरक्षा आपको जानकारी देंगे। उमेश पाल, जो कि 2005 के एमएलए राजू पाल मर्डर केस के की विटनेस थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश पाल की हत्या इंडिया के विटनेस प्रोटेक्शन पर सवाल उठाती है। अब ये विटनेस क्या होते हैं और इंडिया में इनके क्या राइट्स हैं, चलिए समझते हैं। विटनेस अ पर्सन हु सीज समथिंग हैपन एंड बी एबल टू रिपोर्ट इट लेटर। एक केस में विटनेस के टेस्टिमनी पर एविडेंस इकट्ठा किए जाते हैं। इंडिया में विटनेस के लिए पहला लीगल एनैक्टमेंट था विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018। इस स्कीम के अंदर ही विटनेस को पुलिस एस्कॉर्ट प्रोवाइड कराने का प्रोविजन है, लेकिन फिर भी इंडिया में विटनेस प्रोटेक्शन जैसे टॉपिक को खासी तवज्जो नहीं दी जाती है। इसलिए उमेश पाल हत्याकांड जैसे खबर हमारे सामने आती है। अगर हम लोग इंडियन विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को किसी दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो इंडियन स्कीम आज भी काफी वीक है। The United States has witness security program which has comprehensive and extensive laws on witness protection. For more legal update, follow India Legal. वहीं सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस केस में पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और परिवार को हाथरस से दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ऐसी याचिका दाखिल नहीं करनी चाहिए। हाथरस रेप केस में पीड़िता के परिवार को दूसरे शहर में बसाने और परिवार के सदस्यों को नौकरी देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा, विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को इन मामलों के खिलाफ नहीं आना चाहिए क्योंकि परिवार को दी जाने वाली सुविधाएं हैं। हालांकि कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक हम राज्य परिवार को स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो स्थानांतरण गाजियाबाद या दिल्ली करना चाहते हैं। इसके अलावा पीड़िता का बड़ा विवाहित भाई आश्रित की जगह नियुक्ति चाहते हैं। ये एक कानूनी पहलू है जिस पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, आपको ऐसी याचिका दाखिल नहीं करनी चाहिए। यूपी सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि परिवार की मांग सिर्फ दिल्ली और गाजियाबाद जैसे शहर में बसने की है और वह मृतका के बड़े भाई को उसका आश्रित बताकर नौकरी की मांग कर रहे हैं। इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह हाथरस सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों में से एक को सरकार या सरकारी उपक्रम के तहत उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार देने पर विचार करे। राज्य ने 26 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने परिवार के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 द्वारा दिए गए अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया और उसके तहत बनाए गए नियमों का विश्लेषण करते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीड़ित परिवार के पास पुनर्वास और नौकरी के उसके दावे का कानूनी आधार है।
राज्य का ये तर्क कि ऐसे मामले में रोजगार का प्रावधान अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करेगा, बिना किसी संवैधानिक और कानूनी आधार के खारिज कर दिया गया। 14 सितंबर 2020 को चंदपा थाना क्षेत्र के बुलगड़ी गांव में कथित तौर पर एक 19 वर्षीय दलित लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने मार्च के शुरुआती हफ्ते में पूरे केस को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इस पूरे मामले में चारों आरोपियों को रेप के आरोप से बरी कर दिया। हालांकि उसमें से एक आरोपी संदीप को आईपीसी 304 और दलित से अत्याचार के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनसीपी के नेता और लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल ने ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि भले ही हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया हो, उन्हें संसद में बहाल नहीं किया गया। याचिका का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ साथ जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई मंगलवार को करने पर सहमति जताई। वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसने सजा को रद्द कर दिया था, फिर भी उन्हें सदन में बहाल नहीं किया गया। लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा एसएलपी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 बार सुना गया। शीर्ष अदालत ने फरवरी में लक्षद्वीप प्रशासन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें मामले में फैजल की दोष सिद्धि की निलंबित करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस के एम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के 25 जनवरी के आदेश के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया था और मामले को 28 मार्च को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया था। 11 जनवरी को कवारत्ती सत्र न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी नेता पीएम सईद के दामाद पदनाथ सलीह की हत्या के प्रयास के लिए फैजल सहित 4 लोगों को दोषी ठहराया था। 2009 लोकसभा चुनाव निचली अदालत ने चारों आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट द्वारा फैजल को दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें संसद सदस्य के पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इस संबंध में एक अधिसूचना भी लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ईसी ने भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव की अधिसूचित किया था। हालांकि फैजल ने चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव कराने की घोषणा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की एक याचिका जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के खंडपीठ के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट की एक सिंगल जज बेंच ने आरएसएस पर रूट मार्च करने के लिए कई शर्तें लगाई थी, जबकि उसी कोर्ट की 2 जजों के बेंच ने आरएसएस को सिंगल जज की किसी भी शर्त का माने बिना रूट मार्च करने की अनुमति दी थी। राज्य सरकार और आरएसएस की ओर से पेश वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ने कहा कि हम विचार करेंगे और एक आदेश पारित करेंगे। खंडपीठ में जस्टिस पंकज मित्तल भी शामिल थे। आरएसएस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 19 उपधारा 1B के तहत शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के अधिकार को बिना किसी आधार के अभाव में कम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से लगाई गई शर्त पर सवाल उठाया कि जुलूस घर के अंदर ही आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया तो ये केवल उन्हीं के लिए नहीं था, वे एक सार्वजनिक बयान दे रहे थे। ये एक अधिकार है, आपको जो कहना है उसे कहना या सार्वजनिक स्तर पर प्रासंगिक मुद्दों को सभी के सामने रखना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 2014 में दर्ज मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल की चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। 2014 में प्रचार के दौरान आपत्तिजनक भाषण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आपको बता दें कि इलाहाबाद कोर्ट आरोप मुक्त की अर्जी खारिज कर चुका है। जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत
को बरकरार रखा है और फिलहाल अरविंद केजरीवाल को मामले में सुल्तानपुर की जिला अदालत में ट्रायल पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि मई में मामले पर सुनवाई करेंगे और आज मामले की सुनवाई के दौरान रेस्टोरेंट की तरफ से मौजूद कोई भी नहीं रहा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार करते हुए सुल्तानपुर कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक को कोई भी राहत देने से मना किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुल्तानपुर सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करते हुए खुद को आरोप मुक्त किए जाने को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। केजरीवाल पर आरोप है कि साल 2014 में सुल्तानपुर में प्रचार के दौरान केजरीवाल ने अपने बयान में कहा था कि जो भाजपा को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा। इस बयान के बाद उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। यूपी में निकाय चुनाव मामले में सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी में निकाय चुनाव को दी हरी झंडी। आपको बता दें कि कोर्ट ने ओबीसी आयोग के रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ ही यूपी निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य चुनाव आयोग यूपी में निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। 7 मार्च 2023 को आयोग ने रिपोर्ट अपनी सौंप दी थी। यूपी सरकार ने कहा कि अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वह 2 दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। यूपी में 760 नगर निकायों पर चुनाव होने वाले हैं। इसमें मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद की सीट शामिल है। हालांकि बीते साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर फैसला दिया था जिसके बाद कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। तमाम राजनीतिक पार्टियां हाईकोर्ट के फैसले से खुश नहीं थी। राज्य चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करेगा। बता दें आपको कि हरी झंडी मिल गई है निकाय चुनाव को लेकर। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं विवेक सिंह चंदेल, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी आपके पास, विस्तार से बताएं। दरअसल इस मामले में आज जब सुनवाई हुई तो सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने यूपी सरकार की तरफ से कहा कि हमने जो ओबीसी कमीशन डेडिकेटेड बनाया हुआ था इसके लिए उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, जो कि हमने कोर्ट में भी सबमिट कर दिया है और यूपी गवर्नमेंट के पास भी है। तो अगर ये रिपोर्ट अगर आप उसकी स्वीकार करें और इसकी इजाजत दें तो हम नोटिफिकेशन इसका जारी कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही जो 4 जनवरी को रोक लगाई थी और कहा था कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव न कराए जाए। इसी के बाद यूपी गवर्नमेंट ने इसमें एक डेडिकेटेड कमीशन बना दिया था। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में आज बताया गया और ये कहा गया कि जो कमीशन उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है उसके आधार पर हम निकाय चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। और एसजी ने यह भी कहा कि अगर सरकार आज इसकी अनुमति दे देता है निकाय चुनाव के नोटिफिकेशन के लिए निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे देता है तो हम 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। और सीजीआई ने कहा कि जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट किया जाता है और अब यूपी गवर्नमेंट ओबीसी आरक्षण के तहत यानी कि ओबीसी को आरक्षण देते हुए निकाय चुनाव संचालित कर सकता है। तो अब जो यूपी गवर्नमेंट जितनी जल्द, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एसजी ने कहा था कि हम 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, तो अब यूपी गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसमें नोटिफिकेशन जारी कर निकाय चुनाव के का आगे का जो कार्रवाई है वो करेगी। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली आजीवन दोषियों की रिहाई समिति को 2 महीने में एक बार बैठक करने के लिए कहे और जिससे कि सजा काट रहे दोषियों द्वारा समय से पहले रिहाई छूट के लिए किए गए आवेदनों पर पुनर्विचार किया जा सके और आदेश पारित किया जा सके। अदालत ने कहा है कि मुझे राज्य सरकार को ये निर्देश देना उचित लगता है कि वह दूसरी प्रतिवादी समिति को वर्ष में कम से कम 6 बार 2 महीने में एक
एक बार बैठक करने का निर्देश दे, जिससे उन आवेदनों पर उनकी व्यक्तिगत योग्यता और मामलों के आधार पर सही समय पर विचार किया जा सके। केवल समिति के समक्ष आवेदन को रखने के लिए दायर किया जा रहा है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने 16 साल से अधिक समय से जेल में बंदी दोषी ओमकार मूर्ति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये निर्देश पारित किया। जेल अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि उसका आचरण पूरे समय अनुकरणीय रहा है। सभी आधारों पर याचिकाकर्ता अपने समय पूर्व रिहाई छूट की मांग कर रहा है। हालांकि पुलिस के मुख्य अधीक्षक द्वारा समिति के समक्ष उनकी दलीलें नहीं रखी गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि समिति को 2 महीने में एक बार और साल में 6 बार मिलना आवश्यक है, लेकिन पिछले 6 महीने से समिति की बैठक नहीं हुई है। इसीलिए याचिकाकर्ता का आवेदन उनकी समय पूर्व रिहाई पर विचार करने के लिए समिति के समक्ष नहीं हो पाया। हालांकि सरकारी वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के मामलों और उनकी योग्यता के आधार पर विचार करने के लिए समिति मार्च के महीने में समय मिलने के लिए तैयार है और ऐसे में सरकार की कोशिश रहेगी कि बार बार मुलाकात हो। और पीठ ने सौंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और करुणाशंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख किया है। अदालत ने कहा है कि जो स्पष्ट रूप से सामने आएगा वह यह है कि समिति हालांकि साल में 8 बार बैठक नहीं करेगी, लेकिन कम से कम 6 बार एक वर्ष में बैठक होनी चाहिए, जिसका मतलब 2 महीने में एक बार होगा, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले वैधानिक रूप से राज्य द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देशों के संबंध में अपनी सजा के समय से पहले रिहाई पर विचार करने के हकदार है। ये देखते हुए कि आजीवन दोषियों के मामले और जो समय से पहले रिहाई के हकदार है पर बिना किसी समय गवाए विचार किया जाना चाहिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.